22 जून 2025 अमेरिकन वाइटमन एयरबेस से कुछ प्लेन्स उड़ान भरते हैं। ये 16 घंटों की मुसलसल फ़्लाइट के बाद ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नेतन्स और इस्फहान पर अटैक करते हैं। ये कोई मामूली प्लेन नहीं थे, ये थे इस सदी के सबसे एडवांस, सबसे यूनिक और सबसे एक्सपेंसिव प्लेन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की। ये एक ऐसा जहाज है जो इतनी तबाही कर सकता है कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दे, मगर खुद एक साए की तरह गायब रहता है। 2 बिलियन की कॉस्ट के साथ ये इंसानी तारीख का सबसे महंगा जहाज है। लेकिन सवाल ये है कि 50 मीटर चौड़ाई होने के बावजूद ये रडार से गायब कैसे हो जाता है, और ऐसा क्या वाकया पेश आया कि अमेरिका को ये जहाज बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। एक ऐसा जहाज जिसने एरियल वॉरफेयर का पूरा गेम ही बदल कर रख दिया हो। हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो आर यू रेडी? 1 मई 1960 अमेरिका का एक स्पाई प्लेन लॉकहीड U-2 रशिया की टेरिटरी में घुसता है। ये दौर कोल्ड वार का दौर था, जब दोनों कंट्रीज़ पूरी दुनिया के सामने अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज़ पेश कर रहे थे। अमेरिका को अपने लॉकहीड U-2 पर बहुत गुरूर था। उनके इस गुरूर के पीछे की वजह इस प्लेन का 80,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करना था। उन्हें ये लगता था कि इस हाइट पर इस प्लेन को कोई तबाह नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही प्लेन रशिया की टेरिटरी में घुसता है तो सोवियत यूनियन के रडार इसे फ़ौरन डिटेक्ट कर लेते हैं। पहले तो वो इसके पीछे अपने कुछ फाइटर प्लेन्स भेजते हैं, लेकिन वो प्लेन इस जहाज़ को गिराने में नाकाम रहते हैं। उसके बाद सोवियत यूनियन अपने S-70 मिसाइल को प्लेन पर लॉक करके फायर करती है। ये मिसाइल इतनी प्रिसाइज वे में प्लेन को जाकर हिट करता है कि प्लेन याकाटेरिनबर्ग नामी शहर में जाकर गिरता है। अब इस सारे वाक़ये के बाद US को पूरी दुनिया के सामने बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, और इसके बाद अमेरिका अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर और भी तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। उस वक्त अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर्स थे जो 52,000 फीट की एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकते थे। उस वक्त US को ये समझ आ चुकी थी कि अगर 80,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने वाले प्लेन को रशिया गिरा सकता है तो 52,000 फीट तो उसके सामने कुछ भी नहीं। नाइनटीन 1978 में अमेरिका अपने एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को दोबारा शुरू करता है। लेकिन एक सेकंड, दोबारा शुरू करता है? इस बात को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1946 में जैक नॉर्थरोप ने फ्लाइंग विंग डिज़ाइन बनाया, सिर्फ विंग्स, ना फ्यूजलेज ना टेल। और 1947 में इस डिज़ाइन पर बनने वाले YB-49 ने उड़ान भी भरी, लेकिन बिना कंप्यूटर कंट्रोल्स के ये प्लेन बहुत अनस्टेबल था और US एयरफोर्स ने इसी वजह से ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया और तमाम प्लेन तबाह कर दिए। लेकिन रशिया के U-2 लॉकहीड को तबाह करने के बाद US 1978 में ATB प्रोग्राम को दोबारा शुरू करता है और कॉन्ट्रैक्ट फिर नॉर्थरोप कॉरपोरेशन को दिया जाता है। जो आइडिया कभी रिजेक्ट हुआ था, अब वो एक नए रूप में लौट आता है। B-2 स्पिरिट एक ऐसा प्लेन है जिसमें कोई भी वर्टिकल विंग नहीं है, हर कर्व रडार से छुपने के लिए बनाई गई है। इसका शेप एरोडायनामिक भी है और रडार से छुपने में मदद भी करता है। और अब की बार इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव किए गए, जैसे इसका फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम। ये सिस्टम इस प्लेन को हवा में स्टेबल रखता है। कंप्यूटर कंट्रोल्स इस प्लेन की सरफेस को लगातार मॉनिटर करते हैं, जिससे प्लेन बगैर किसी दिक्कत के हवा में फ्लाई करता है। इसके अलावा इस प्लेन में एक और ख़ास टेक्नोलॉजी पर भी काम किया गया, जो थी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का आइडिया वर्ल्ड वॉर 1 से शुरू हुआ, जब जर्मन्स ने अपने प्लेन्स को इनविजिबल बनाने के लिए उन पर ट्रांसपेरेंट कैनवस का इस्तेमाल किया। मगर यह चीज़ कोई खास फायदेमंद साबित नहीं हुई, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट कैनवस धूप में और भी ज़्यादा चमकने लगा, जिससे प्लेन की विजिबिलिटी और भी बढ़ गई। लेटर ऑन रडार की टेक्नोलॉजी में भी जिद्दत आती गई और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश ने एक चेन होम नाम से एक ऐसा रडार सिस्टम बनाया जिससे जंग में जर्मन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस जंग के बाद पूरी दुनिया की कंट्रीज़ अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी। इसके नतीजे में ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स बनते हैं जैसे रशियन S-400,
जो 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। तो इस तरह मुकाबला शुरू होता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और रेडार सिस्टम के दरमियान। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में ऐसे मिसाइल और प्लेन्स बनाए जाते हैं जो रेडार पर डिटेक्ट ना हो, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए B2 स्पिरिट पर एक ख़ास किस्म की कोटिंग की जाती है जो रेडार से आने वाली वेव्स को एब्जॉर्ब करती है, और यही चीज़ इसे सबसे ज़्यादा रेडार प्रूफ बनाती है। इसके बाद बात आती है इस प्लेन के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की। इस एयरक्राफ्ट में 4 जनरल इलेक्ट्रिक F118 टर्बोफैन इंजन मौजूद हैं। हर इंजन 17,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है। ये इंजन एयरक्राफ्ट में एस कर्व डक्ट के साथ लगे हुए होते हैं। ये डिज़ाइन इसीलिए बनाया गया ताकि हीट सिग्नेचर को कम से कम किया जा सके। इंजन का एग्जॉस्ट एम्बिएंट हवा के साथ मिक्स होता है, जिससे ओवरऑल टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। इससे हीट सीकिंग मिसाइल के ज़रिए इसे टारगेट करने में और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। और बात की जाए पेलोड की, तो B2 स्पिरिट 20 टन तक का लोड कैरी कर सकता है। ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों मिशंस में इस्तेमाल होता है। ये GBU-57 15 टन का मैसिव ऑर्डिनरी पेनिट्रेटर कैरी कर सकता है। ये एक ऐसा मिसाइल है जो 200 फीट अंदर तक ज़मीन में मौजूद बंकर्स को तबाह कर सकता है। इसके अलावा बात की जाए फ्यूल रेंज की, तो 11,000 किलोमीटर का डिस्टेंस एक फ्यूल टैंक में कर सकता है, और इसके अलावा एरियल रिफ्यूलिंग के ज़रिए ये पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है। लेकिन याद रहे, B2 स्पिरिट जो कि इतना एडवांस एयरक्राफ्ट है, आज से 40 साल पहले बना लिया गया था, और अब US के पास B-21 एयरक्राफ्ट भी मौजूद है जो दुनिया का सबसे पहला 6th जनरेशन बॉम्बर एयरक्राफ्ट है।